नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर 520 में आपको मिलने वाले हैं 110 प्रश्न, और ये 110 प्रश्न गारंटीड आपके हर एक फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और खास करके जो हमारे साथी एचटेट, टीजीटी, पीजीटी हरियाणा के अंदर तैयारी कर रहे हैं, और इसके साथ में यूपी, टीजीटी, पीजीटी राजस्थान, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई बहुत ही जबरदस्त होने वाली है आज की सीरीज। और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी हां, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने से भी पहले रिकमेंडेशन मेरी रहेगी, सजेशन रहेगा कि विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद में अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड मिल रहा है यहां पर अच्छा मटेरियल, अच्छी वीडियोस, और उन वीडियोस के अंदर क्वेश्चन अच्छे मिल रहे हैं, तो ही हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखिए दोस्तों, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना स्कोर लास्ट में जरूर बता के जाइएगा कितना रहा आपका स्कोर। और जी हां, याद रखिएगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और यहां पर पहले प्रश्न में पूछा गया कि प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था किसके लिए? प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है शुरुआती दौर के अंदर, जब हम आदि मानव थे, सो उस टाइम पे हम किस तरह यहां पर फिजिकल एजुकेशन का उपयोग किया करते थे, आपको बताना है। और चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। मैं क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको राइट आंसर पे क्लिक करूंगा फटाफट से। सो आप भी अपना राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा और भोजन के प्राप्ति हेतु यहां पर जो मनुष्य है वो शारीरिक शिक्षा का प्रयोग किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिए। कौन सी क्रिया है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी? सो राइट हो जाएगा यहां पर जिम्नास्टिक। जी हां, जिम्नास्टिक है वो एक मॉडर्न रूप है। सो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ये चीजें नहीं होती थी। बाकी घुड़सवारी करना है, धनुर्विद्या मींस आर्चरी है, और भाला फेंकना है, नृत्य और गायन जो करना है, वो सभी चीजें होती थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि ईसा से 2500 ईसा पूर्व चीन वासी किस उद्देश्य से शारीरिक व्यायामों में भाग लेते थे? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, कौन सा उनका मेन टारगेट रहता था कि वो फिजिकल एजुकेशन मींस यहां पर कह सकते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, जो व्यायाम होते थे, उसमें भाग लेते थे। 2500 ईसा पूर्व चीन वासी। चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं आपको, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट यहां पर हम क्लिक करेंगे, ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा सी। जी हां, चीन के अंदर अगर आपने देखा होगा, सो जो रोगों का इलाज करने के लिए जो चीनी है वो बहुत ही अलग अलग पद्धतियां है यूज करते हैं, जिसके अंदर एक्यूप्रेशर, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, एक्यूपंक्चर भी नाम सुना होगा। सो इस तरह की जो कह सकते हैं कि जो रोगों को ठीक करने के लिए है जो गतिविधियां हैं वो आपके प्रयोग में लाई जाती थी, ठीक है, और जो शारीरिक व्यायाम है उनका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन है 4 नंबर, और फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, और भाई कुछ साथी बोलते हैं कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, तो भाई इसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा, बिकॉज यहां पर क्वेश्चंस रहते हैं बहुत ज्यादा, और उनकी एक्सप्लेनेशन देने की भी कोशिश मैं करता हूं, लेकिन भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होने की वजह से मुझे फास्ट बोलना पड़ता है, और फास्ट एंड फ्यूरियस। जी हां, 60 मिनट्स के अंदर अगर आपको 110 क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो जी हां, क्या बल्ले बल्ले है। सो यहां पर आपको राइट आंसर क्लिक करना है। भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता था? गोल्डन एज और गोल्डन पीरियड। जी हां, कौन से काल को कहा जाता था आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
सो राइट हो जाएगा जी हाँ। यहां पर देखिए प्राचीन इतिहास की हम बात कर रहे हैं भारत के, तो भारत के अंदर है महाकाव्य काल, और जिसको कहा जाता है एपिक पीरियड। ठीक है, एपिक पीरियड, जिसमें रामायण और महाभारत लिखी गई है। महाभारत लिखी गई है वेद व्यास के द्वारा और रामायण लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा। और आपने देखा भी होगा इसके अंदर आर्चरी है, और वहां पर आपके कह सकते हैं जो वशिष्ठ ऋषि है वो राम को, ठीक है, और वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज आश्रम में वो करवाया करते थे। ठीक, और महाभारत में आपने कौरवों और पांडवों का युद्ध देखा, तो उसके अंदर जितनी भी अस्त्र शस्त्र विद्या है, मींस फिजिकल अपने आप को कैसे वहां पर बलिष्ठ रखा जाए। आपने रामायण में हनुमान का रोल देखा था, ठीक है, महाभारत में आपने भीम का रोल देखा था जो वहां पर मल्ल युद्ध करते। मल्ल युद्ध का मतलब है रेसलिंग। ठीक है, सो इस तरह की आप चीजें वहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत में किस काल में अहिंसा के कारण शारीरिक शिक्षा का विकास अवरुद्ध हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा जी हाँ। ये बोल रहा है कि भारत में किस काल के अंदर है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी जीव की हत्या नहीं करना, किसी जीव को नहीं सताना। ठीक है, मींस आप राम नाम जपें। सो भाई इस तरह का जो यहां पर आपको कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो विकास अवरुद्ध हुआ है, तो ये जैन और बौद्ध काल के अंदर हुआ है, क्योंकि जैन और बौद्ध है वो अहिंसा का मार्ग अपनाते थे, हिंसा नहीं करते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि महाकाव्य काल के अंदर है जहां पर रामायण का आप कह सकते हैं जो राम और रावण का युद्ध हुआ है, उसके साथ में आप देखिए जब कहीं पे भी युद्ध होगा तो वहां पर अपने आप को फिट एंड फाइन रखने की जरूरत होती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम योग की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें वहां पर अलग से एक्सरसाइजेस करवाई जाती थी जो रोगों के निदान के लिए भी आपकी इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, उसमें आर्चरी भी होती थी, ठीक है, घुड़सवारी भी होती थी, वो भी चीजें हमने देखी है। और गुप्त काल में तो भाई देखा था आपने कि एक राज्य है दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है। तो ये हिस्ट्री की बातें हैं, यहां पर हम ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। मौर्य काल में महर्षि पतंजलि ने किस ग्रंथ द्वारा अष्टांग योग की प्रतिष्ठा की है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं जी हाँ। अष्टांग योग, अष्ट का मतलब है यहां पर 8 और अंग का मतलब होता है भाग, और योग मींस वह योग जिसके 8 भाग बनाए गए हैं, 8 अंग है, और उसी पे आप जी हाँ एक तरह से कह सकते हैं कि आप अपने इस जीव से लेकर और आत्मा से परमात्मा का मिलन कर सकते हैं। तो यही योग है, और योग में जो अष्टांग योग है इसके 8 पार्ट हैं। 8 भाग कौन कौन से भाई, सीक्वेंस भी आपसे पूछी जा सकती है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो अष्टांग योग में है आसन कौन से नंबर पर आता है, प्रत्याहार कौन से नंबर पर आता है। तो याद रखिएगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सो ये यहां पर सीक्वेंस बनती है। सो यहां पर आपको राइट आंसर क्लिक करना है कि इनमें से कौन सा राइट रहेगा मौर्य काल के अंदर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो महर्षि पतंजलि का काल है वो कौन से काल में हुए हैं, मौर्य काल के अंदर हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर ऐसे सीखना पड़ेगा। सो यहां पर इन्होंने रचना की है योग सूत्र की, और योग सूत्र के अंदर है अष्टांग योग बताया गया है। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में शारीरिक शिक्षा के विकास में किन 2 शिक्षण संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप कह सकते हैं कि मुगलों ने वहां पर आकर गुप्त काल के अंदर जो कह सकते हैं कि भारत के अंदर शिक्षा, और शिक्षा के अंदर भी आप कहिएगा कि एक तरह से जो भारत के पास में एजुकेशन और भारत के पास में जो नॉलेज का और उस टाइम की आधुनिक शिक्षा का अगर हम बात करें तो आज के टाइम से भी बहुत ज़्यादा हमारे पास में अच्छी नॉलेज थी। लेकिन वो जो ग्रंथ वगैरह है, ठीक है, आपने अंग्रेजों का भी काल देखा है, मुगलों का भी काल देखा, तो एक तरह से कह सकते हैं कि तहस नहस किया गया है। वो कौन कौन से 2 यहाँ पर शिक्षण संस्थान थे आपको ये बताना है जो शारीरिक शिक्षा के विकास में कार्य अपना कर रहे थे। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर। सो राइट जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने राइट आंसर यहां पर चूज कर लिए होंगे। सो राइट हो जाएगा यहां पर नालंदा और तक्षशिला। नालंदा और तक्षशिला ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षण संस्थान से जहां पर फिजिकल एजुकेशन और इसके साथ में आर्चरी धनुर्विद्या का बहुत ही ज्यादा आपका कह सकते हैं कि जो वहां पर स्टूडेंट्स रहते थे उनकी शिक्षा दीक्षा और साथ में उनकी शारीरिक विकास पर भी बल दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। किस मुस्लिम सम्राट की मृत्यु चौगान खेलते हुई है। चौगान, भाई चौगान मणिपुर का दिया हुआ, और मणिपुर में जो चौगान है उसको लेकर आए थे तुर्की। जी हाँ, जो तुर्क के राजा थे, जो तुर्क कह सकते हैं जो तुर्किस्ट थे, जो तुर्क से आए थे, उन्होंने भारत पर कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद में यहाँ पर जैसे जैसे अपने वो राज्य स्थापित करते चले गए। सो वहाँ पर इन्होंने गेम्स, जैसे अंग्रेजों के बारे में भी हमने सुना है कि यहाँ से बैडमिंटन है जो इसको हम पुणे के नाम से जानते थे, उसको लेके चले गए, और फिर इसका एक मॉडर्न रूप है, मॉडर्न जो कल्चर है वो यहीं पर लेकर आए। हॉकी भी मोस्टली यहाँ पर
अपने भारत में ही खेली जाती थी, लेकिन उसका भी जो मॉडर्न रूप है वो यहाँ पर अंग्रेज लेकर आए। ठीक है, सो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि चौगान, जिसको आप पोलो के नाम से जानते हैं, तो उसको खेलते वक्त किस राजा की मृत्यु हुई थी। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। और याद रखिएगा कि जो पोलो का मैदान है वो सभी मैदानों के अंदर सबसे बड़ा रहता है। सो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो राइट पे क्लिक करते हैं और राइट हो जाएगा यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 19वीं शताब्दी में किस देश को शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। और भाई मेरी कोशिश यह रहेगी कि आपको यहां पर 110 नहीं 1000 क्वेश्चंस मैं बना के तैयार करवा दूं। सो यहां पर 19वीं शताब्दी में किस देश को शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के अंदर जिसने फिजिकल एजुकेशन के अंदर मूवमेंट पैदा करने का काम किया, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो चलिए राइट हो जाएगा। यहां पर ये बोला कि किस देश को शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इंग्लैंड को। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि जर्मनी के किस शिक्षा शास्त्री को शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और जी हाँ, यहाँ पर जर्मनी ये वही है जिसने जिम्नास्टिक, और जिम्नास्टिक के साथ में कह सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन का एक तरह से जो नया रूप है, प्रारूप है। ठीक है, आप कैसे आप व्यायाम करेंगे, कैसे एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है, और उन एक्सरसाइज का आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सो ये जर्मन की ही देन है। ठीक है, तो यहाँ पर जर्मन की किस शिक्षा शास्त्री की हम बात कर रहे हैं जिसको पितामह कहा जाता है। ठीक है, जर्मन यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहां पर जेके फ्रेडरिक गट्समस। ठीक है, सो ऑप्शन यहां पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 1914 में डेनमार्क में किस शिक्षा शास्त्री ने शारीरिक शिक्षा को स्कूली कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और जी हाँ, यहां पर देखिए 1914 में हम बात कर रहे हैं डेनमार्क के अंदर शिक्षा शास्त्री जिसने स्कूली कार्यक्रम को यहां पर शारीरिक शिक्षा का हिस्सा बनाया। और उसी दौरान 1914 में आप सभी को पता है कि HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, ठीक है, 2 वैद्य भाइयों ने, ठीक है, 2 वैद्य भाइयों ने बनाया था। ठीक है, कहां, अमरावती, याद रखना भाई अमरावती। ठीक है, 2 वैद्य भाइयों ने क्या बनाई थी, HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। और ये वही हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जो 1914 में स्थापित किया गया था, जिसने 1936 बर्लिन ओलंपिक के अंदर है खो खो, कबड्डी और उसके साथ में जो मल्लखंभ और उसके साथ में जो भारतीय ट्रेडिशन, भारतीय कल्चर, भारतीय परंपराओं, भारतीय रीति रिवाजों के अंदर जो व्यायाम एक्सरसाइजेस की जाती थी, उनका डेमोस्ट्रेशन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में किया है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको बताना है कि 1914 में डेनमार्क की स्कूली शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा शारीरिक शिक्षा को बनाने वाले शिक्षा शास्त्री के बारे में। सो राइट ऑप्शन आपको बताना था, राइट हो जाएगा यहां पर आपका फ्रांस नॉस्टिकॉल। ठीक है, सो ऑप्शन यहां पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में किस विद्वान ने स्वीडन में शारीरिक शिक्षा आंदोलन चलाया है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो 19वीं शताब्दी में जी हाँ, यहां पर इनका नाम रहेगा सर हेनरिक लिंग और सर हेनरिक लिंग। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन यहां पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सर हेनरिक लिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता था, लेकिन जी हाँ, आगे क्वेश्चन आएंगे तो उनमें मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, सर हेनरिक लिंग के बारे में। सो सर हेनरिक लिंग ने स्टॉकहोम रॉयल जिम्नास्टिक्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना है कब की थी, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए, सर हेनरिक लिंग, 4 ऑप्शन, स्टॉकहोम रॉयल जिम्नास्टिक्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना। सो राइट हो जाएगा यहां पर 1814 के अंदर। सो ऑप्शन यहां पर आपके लिए राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि अमेरिका में शारीरिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा कब और किसके प्रयत्नों से बनाया गया था। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। और फटाफट से यहां कमेंट मुझे जरूर किया कीजिए जब भी आपका स्कोर पूरा हो जाए। ठीक है भाई, वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके स्कोर जरूर बताएंगे। ठीक है, आप सभी को मेरी कसम भाई, ठीक है, जरूर बताना यार। मैं बड़ी से बेसब्री से वेट करता हूं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, मुझे भी पता चले, और उसके बिहाफ पे मैं आपके लिए कैसे क्वेश्चंस लेके आऊं, तो आपके सजेशंस है, मैं उनका भी वेट करता रहता हूं। चलिए, सो राइट ऑप्शन यहां पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का, अमेरिका में शारीरिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा कब और किसके प्रयत्नों से बनाया गया है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा 1860, डॉक्टर D.O. लिविस। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल सम्राट अच्छा तैराक था। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है।
एक तो ये पूछा गया है कि चौगान खेलते वक्त, ठीक है, किसकी मृत्यु हुई है, और एक ये पूछा गया कि कौन सा स्विमिंग का अच्छा था, और कौन सा जैसे कि यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया गया कि कौन सा कुश्ती में कुश्ती का शौकीन था और कुश्ती करवाया करता था, तो कुश्ती का खुद भी वो किया करता था। सो पहले इस क्वेश्चन का हम आंसर ले लेते हैं कि कौन सा मुगल सम्राट है अच्छा तैराक था। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर बाबर, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कौन सा मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए, कुश्ती का शौकीन, कुश्ती का शौकीन, जी हाँ, अगर आपने अकबर जोधा, एक मूवी थी शायद जोधा अकबर या फिर अकबर जोधा नाम है, ठीक है, उसमें भी आपने अकबर को शायद है वो कुश्ती करते हुए कुछ ऐसा वहां पर सीन आई थिंक दिखाया गया है, ठीक है। तो अकबर को याद रखना भाई, कुश्ती का शौकीन है, और जो तैराकी का है, स्विमिंग का है, वो है बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप से किसकी देन माना जाता है। भाई आधुनिक भारत के अंदर आप ही कहेगा कि भारत में जो फिजिकल एजुकेशन है उसका जो मॉडर्न रूप है किसकी देन माना जाता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर अंग्रेजों की, और अंग्रेजों का भाई मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एग्जांपल देना चाहूंगा। अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेज भारत से बैडमिंटन को लेके चले गए, बैडमिंटन के साथ में हॉकी को भी लेके गए, और मॉडर्न हॉकी है और मॉडर्न बैडमिंटन है वो इंग्लैंड की ही देन मानी गई है, ठीक है। इसके साथ में आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पे ही 1920 के अंदर है वो YMCA की, ठीक है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज की स्थापना की गई थी चेन्नई के अंदर, ठीक है, मद्रास में आप जिसको अभी कहते हैं, ठीक है, मद्रास या फिर चेन्नई उसको कहिएगा, ठीक है। और बक उसको स्थापित करने वाले थे, हैरी क्रो बक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया गया, किस टाइम पे बनाया गया आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। ड्रिल को अनिवार्य, ड्रिल जी हाँ, जिसको आप हिंदी के अंदर कहेंगे ना तो इसको कवायद कहा जाता है, ठीक है, कवायद भाई, कवायद या फिर इसको ड्रिल कहिएगा, ठीक है। मींस वहां पर आपने देखा होगा ना मार्च पास जो हम करते हैं, ठीक है, लाइन फॉर्मेशंस का भी वहां पर सिस्टम रहता है, तो ये सभी चीजें ड्रिल में ही आती है। सो यहां पर ये किस ने बनाया है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा भाई यहां पर अंग्रेजों ने, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहां हुई है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए, अभी रिसेंटली मैंने इसका भाई आपको ना एग्जाम्पल दिया था। सो राइट हो जाएगा यहां पर 1920 मद्रास में, ठीक है, ऑप्शन यहां पर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं बम्पर आपको, और आप ये सोच रहे हो कि काश इस तरह के हिंट अगर हमें फाइनल एग्जाम्स में मिल जाए तो भाई जॉब के ऊपर आपका ही कब्जा होगा, है ना। चलिए, सो HC बक भाई आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर आपको कोई भी ऑप्शन से नहीं देने वाला है, और कोशिश कीजिएगा आप अपने आप पर ही जहां विश्वास रखें, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पर कॉम्पिटिटिव का मतलब आ गया कंपटीशन जहां पर हो रहा है, एक दूसरे को पछाड़ने की प्रतिस्पर्धा हो रही है। सो भाई मेरे यही आपसे सजेशन रहेगा, विश्वास, जी हाँ, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहिए, और जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जी हाँ कोशिश करिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, साथ में जरूर बोला कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, भाई फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा यार, क्योंकि मैं इसका रिप्लाई कर चुका हूं आपको ऑलरेडी। जी हाँ, जहां पर हमने बात की थी 1914 में डेनमार्क के अंदर, ठीक है, शारीरिक शिक्षा की शिक्षा शास्त्री। चलिए भाई, राइट हो जाएगा 1914 के अंदर, ठीक है, ऑप्शन यहां पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM अमरावती की स्थापना किसने की है। भाई अभी मैंने बताया था कि 2 वैद्य भाई, ठीक है, वैद्य भाई, ठीक है, तो आपको बताना है उनका नाम क्या है। चलिए 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए भाई, राइट ऑप्शन यहाँ पर अंबा दास पंत, ठीक है, अंबा और पंत, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये आपका राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। हैदराबाद में फिजिकल एजुकेशन कॉलेज कब खोला गया। 4 ऑप्शन फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहां पर 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1932 में लखनऊ के अंदर है क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस देश के सहयोग से खोला गया। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं।
सो क्रिश्चियन कॉलेज, ठीक है, क्रिश्चियन कॉलेज ये खोला गया था भाई अमेरिका के सहयोग से। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज कंडवाली कब खोला गया है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा 1938, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना है कब और किसने की? 4 ऑप्शन। फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज लाहौर के अंदर भी खोला गया था, तो इसकी स्थापना करने वाले कौन है और किस सन के अंदर है स्थापना की गई है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं आपको। सो राइट हो जाएगा 1940 श्री हैग, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। और राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम ये आपकी पटियाला से ही शुरू की गई थी, ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। सो आपको यहां पर रिप्लाई करना है राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट, जी हाँ, राइट पे मैं क्लिक करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। सो राइट हो जाएगा यहां पर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि 13 से 16 साल की लड़कियों के लिए ACC की स्कीम कब लागू की गई है? चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहां पर 1952, ऑप्शन बी आपके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अखिल भारतीय खेल समिति का गठन है कब किया गया है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। अखिल भारतीय खेल समिति, सो अखिल भारतीय खेल समिति का यहां पर स्थापना वर्ष है 1954। और SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी आप इसके साथ में काउंट कर लीजिएगा, उसकी भी स्थापना 1954 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि खेलकूद की अस्थायी जांच समिति का गठन कब किया गया था? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए राइट हो जाएगा यहां पर 1958, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज LNCPE की स्थापना कब और कहां की गई है, जिसको हम LNIPE के नाम से अभी जानते हैं। चलिए LNIPE, जी हाँ, जैसे ही नाम लेते हैं ना LNIPE, सो अपने आप ही ग्वालियर पूरा हो जाता है, लेकिन यहां पर आपको हर एक ऑप्शन में ग्वालियर लिखा मिल रहा है। चलिए सो राइट हो जाएगा यहां पर 1957 ग्वालियर के अंदर, ठीक है। और जिसको 1995 के अंदर है 1995 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा मिल गया था, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और भाई अभी हाल फिलहाल के अंदर एक चीज और मैं बता दूं, NSNIS, ठीक है, NSNIS पटियाला आपके जो कह सकते हैं कि जो कोचिंग के कोर्स है, ठीक है, डिप्लोमा कोचिंग कोर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके साथ में उसी के समकक्ष अगर आप बात करें, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे NSNIS का डिप्लोमा कोचिंग कोर्स है आपका मान्य है, ठीक, वैसे ही आपका जो LNIP ग्वालियर है वहां से जो आपको कोचिंग कोर्स करते हैं वो भी आपका मान्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे? प्रिंसिपल कौन थे भाई, आपको बताना है। भाई फटाफट से करेंगे, ऐसे तो ना बहुत टाइम लगेगा हमें, फटाफट से इनके हम क्वेश्चंस के राइट आंसर ले लेते हैं। तो राइट हो जाएगा यहां पर PS जोसेफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि देश भर में चल रहे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए किस समिति का गठन किया गया? फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई, ज्यादा टाइम मैं नहीं दे पाएंगे क्योंकि सीरीज लंबी हो जाएगी, जहां तक आई थिंक मेरा विचार है, क्योंकि अभी जैसे हमने सीरीज शुरू की थी, सो भाई अभी भी हमने बहुत टाइम ले लिया है इन 33 क्वेश्चंस पे। सो राइट हो जाएगा यहां पर नेशनल फिटनेस कोर आपका 1959 के अंदर है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फिटनेस कोर 1959 के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से ना राइट आंसर। चलिए राइट हो जाएगा यहां पर हनुमान नाथ कुंजरू, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग है जो परिणामों के आधार पर चयनित व संचालित की जाती है, किसका कथन है? भाई डेफिनेशंस मैं गारंटी देता हूं आपको कि डेफिनेशंस आपको हर एक एग्जाम्स के अंदर 3 से 4 तो मिलती ही मिलती है। नॉर्मल बात कर रहा हूं भाई, नॉर्मल 3 से 4 तो आपको मिलती है, किसी किसी पेपर में तो ये 6 से 7 तक भी चली जाती है। सो डेफिनेशंस ये यहां पर कोशिश कीजिएगा इनको याद करने की, अगर याद नहीं हो रही तो मिलती जुलती जो सिमिलर है उनकी ट्रिक बना लीजिए और याद कीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन यहां पर ले लेते हैं। सो राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा विधा का वह भाग है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास एवं प्रशिक्षण शारीरिक गतिविधियों द्वारा करे, किसका कथन है?
चलिए, अब कुछ साथी तो सोच रहे होंगे यार तुक्का ही लगा ले, है ना, ऐसा होता है यार, मेरे साथ में भी होता है, डोंट वरी कि आप ये सोचते होगे कि भाई सब कुछ आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्टूडेंट लाइफ है ना, कभी भी खत्म नहीं होती। और जो अपने आप को ये बोलता है ना कि आई एम जस्ट परफेक्ट, सो यू आर नॉट परफेक्ट यार, याद रखिएगा। लर्नर जब तक आप रहेंगे आप सीखते चलेंगे, और जिस दिन आपने लर्निंग छोड़ दी, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि यस आई एम द फाइनलिस्ट टीचर, सो कभी भी नहीं सीख पाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि भगवान ने यार, एक चीज़ मैं थोड़ी सी बता दूं, भगवान ने ना जो हमारी जुबान दिया ना उसमें हड्डी नहीं है ना, जो जीभ है उसमें हड्डी नहीं है। सो कभी भी फिसल सकती है और कुछ भी निकल सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सो जब तक इसमें हड्डी नहीं आएगी ना, तब तक आप परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है, भगवान में गलतियां निकाल देते हैं यार। सो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है, किसका कथन है? भाई इसमें आप ना थोड़ा सा ट्रिक अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बड़े, यहाँ पर ना एक चीज याद रखना, मैं आपको एक चीज बता दूंगा अभी यहाँ पर, ठीक है, जहां पर बड़े क्षेत्र का वह अंग जो मांसपेशियों से होने वाली कार्य, ठीक है, क्रिया और उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है, ये जो डेफिनेशन है ना, मीन्स यहाँ पर मसल्स की जो बात कर रहा है वो आपको हर एक क्वेश्चन का जो मिलेगा ना वो जेबी नेस मिलेगा, ठीक है। जैफिन नेशन की ये परिभाषा कही हुई है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं फेमस है। आप ना हरियाणा बोर्ड की है, राजस्थान बोर्ड की है, यूपी बोर्ड की है, इसके साथ में सीबीएसई बोर्ड की आप बुक्स उठा लीजिए, उसके अंदर ये डेफिनेशन है ना फिजिकल एजुकेशन की मिलती ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस डेफिनेशन है, और ये फेमस डेफिनेशन है किसकी है वो आपसे पूछा गया है। सो जी हाँ, तुक्का या फिर राइट, आप बताइएगा। और भाई राजस्थान के अंदर ना तुक्के पे मत चलिएगा, जिस क्वेश्चंस का आपको राइट आंसर पता है वही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में अगर नहीं पता तो छोड़ दीजिएगा, गलत करेंगे नेगेटिव मार्किंग है राजस्थान के साथियों। आप सभी को मैं बता दूं, जो भी बाहर से भी तैयारी करें साथी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग में मत फंसिएगा, और अगर नेगेटिव मार्किंग हो गई सो भाई स्कोर नहीं बन पाएगा, इतना मैं आप सभी को बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट रहेगी ये है ओबरट्यूफर की, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी आपके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं, किसका कथन है? सो यहां पर आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन जी हां सोच समझ के ही तुक्का लगाइएगा, अगर नियर बाय आपको कोई भी लग रहा है तो। सो जी हां, ये है आरकेएसडी की, ठीक है, ऑप्शन यहां पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, सार्वजनिक और सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सक्षम बनाना है, ये कथन किसने कहा है? भाई ये कुछ के डेफिनेशंस की आप बार बार डिमांड कर रहे थे, देखिए मैंने सीरीज के क्वेश्चंस है वही लाने की कोशिश की है कि जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। सो क्योंकि डेफिनेशंस तो जरूर आएगी राजस्थान पेपर में भी, यूपी टीजीटी में भी, और अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आप अगर टीजीटी लगना चाहते हैं तो आपको लेवल 3 करना पड़ता है, और अगर आप पीजीटी लगना चाहते हैं तो आपको लेवल 2 करना पड़ता है, तो उसमें भी डेफिनेशंस तो भाई रहती ही रहती है। सो याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए राइट ऑप्शन ले लेते हैं। सो राइट यहां पर रहेगा चार्ल्स ए बूचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुयोजित शारीरिक शिक्षा द्वारा मानव में स्वास्थ्य, उल्लास, योग्यता तथा चरित्र की दृढ़ता की भावनाएं स्थान लेती है, किसका कथन है? चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलेगा, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए हिंट दे देता हूं, है ना, हिंट दे दूं। 1920 में YMCA के संस्थापक, चलिए अब तो मिल गया ऑप्शन, बिल्कुल मिल गया भाई, बिल्कुल मिल गया ना, एससी बक, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक निर्बलता हमारी अधिकांश विपत्तियों की जननी है, सबसे पहले हमारे युवकों को सबल बनना चाहिए, धर्म तो बाद की चीज है, तुम गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच सकते हो, यह कथन किसका है? चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, और जी हाँ उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं, इसी डेफिनेशंस को ना थोड़ा सा कन्वर्ट करके एक जगह पे लिखा हुआ है, वो ये बोलता है कि आज हमें गीता, भगवत गीता की नहीं, फुटबॉल के मैदानों की जरूरत है, ठीक है। ये भी कहा है
सो किसने कहा? बिल्कुल भाई आपने सही पहचानिया, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालती है बल्कि शारीरिक क्षमता, मानसिक चुस्ती, परिश्रम, दल भावना, नेतृत्व, नियम का अनुकरण, विजय और पराजय में संभाव जैसी उच्च श्रेणी के गुणों में विकास में सहायता करती है। ये परिभाषा किसकी है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए फटाफट जना राइट आंसर क्लिक कीजिए। चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहां पर कोठारी आयोग, 1964 से 1966 तक इन्होंने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या? अरे बम्पर क्वेश्चन आ गया भाई, बम्पर क्वेश्चन। सर 2 नंबर पक्के हो गए राजस्थान पीटीआई के अंदर, है ना भाई? बिल्कुल हो जाएंगे यार अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिल गया। सो बिल्कुल देखिए पेपर का, चलिए मैं पैटर्न भी थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा, लक्ष्य क्या है? मनुष्य का सर्वांगीण विकास। भाई पेपर है ना, जो पेपर का पैटर्न होता है वो ऐसा सेट किया जाता है। चलिए इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें रहता है आपका 30% ईजी रहता है, ठीक है, 50% है मॉडरेट रहता है, जिसने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, वो कर पाएगा। और इसके बाद में 20% तो ऐसा हार्ड होता है कि जैसा आपने अगर डीपली पढ़ा हुआ है तो ही आप उसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। अदरवाइज 30% नॉर्मल कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। मींस वहां पर एक कह सकते हैं कि एक मार्किंग जो हमने लाइन है, ठीक है, जो एक कट ऑफ मार्क है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। सो 50% अगर आप अच्छा पढ़ा है, ठीक है, आपने अच्छा मतलब डीप नॉलेज लिए तो आप कर पाएंगे। और बहुत ही ज्यादा आपने बारीकी से पढ़ा है तो आप यहाँ पर 20% उसको सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। इस विकास के प्रमुख 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? मींस यहां पर आपको बताना है ऑब्जेक्टिव। देखिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास में कुछ एक शाखाएं हैं, कुछ एक ब्रांचेस हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक क्षेत्र को आपको स्टडी करना पड़ता है। सो यहां पर शारीरिक शिक्षा का अगर हम कह सकते हैं कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, तो सर्वांगीण विकास में क्या क्या चीजें आएंगी वो आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए राइट यहां पर हो जाएगा। एक तो देखिए आपकी हेल्थ मींस फिजिकल आप फिट हो, और एक आपके साथ में सोशल डेवलपमेंट आपकी हो, और आपके नागरिक, ठीक है, और इसके साथ में आपके मनोरंजन का भी यहां पर साधन बने। सो यहां पर आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाएगा। सो ऑप्शन यहां पर ए आपके लिए सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? चलिए 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए अगर मैंने इसको ये बता देना आपको कि इसको इस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए शिलर और स्पेंसर थ्योरी कही जाती है भाई इसको। चलिए अभी देखिए शिलर और स्पेंसर का नाम लिया ना तो फटाफट अपने आप पता चल जाता है ना। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मनोरंजन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिए। मनोरंजन का सिद्धांत, चलिए राइट हो जाएगा यहां पर लॉर्ड केम्स और GTW पैट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व अभ्यास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 4 ऑप्शन, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिए। चलिए राइट हो जाएगा कार्ल ग्रूल्स, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पुनः स्मरण का सिद्धांत किसने दिया है? चलिए राइट हो जाएगा, जिसको आप ना इसको स्टेनले हॉल, चलिए मैं बता देता हूँ स्टेनले हॉल को ना पुनः स्मरण का सिद्धांत। और इसके साथ में स्टेनले हॉल ने एक बात कही है टीनेजर्स के बारे में। वो ये बोलता है कि जो टीनेजर है या जो किशोरावस्था है वो तूफान और संघर्ष और तनावों की अवस्था है, एज है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन कही हुई है स्टेनले हॉल की और कई बार पूछी जाती है और हो सकता है मे भी अब की बार भी आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं और यहां पर हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। फटाफट से भाई, टाइम ज्यादा नहीं लेना क्योंकि मैं आपकी भी वेट करता रहता हूं कि आप भी टिक मार्क कर लीजिए इजीली ताकि आप भी अपना स्कोर काउंट कर पाए। सो राइट हो जाएगा यहां पर सिगमंड फ्रायड, ठीक है। तो फ्रायड लिखा हुआ है, इसको सिगमंड फ्रायड कहेंगे। और शुद्धिकरण के साथ में इनको मनोविश्लेषण का सिद्धांत, ठीक है, अगर आपने नाम सुना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जन्मदाता, चलिए राइट हो जाएगा प्रोफेसर मैकडूगल, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल ही जीवन सिद्धांत की व्याख्या किसने की है?
चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जॉन डीवी। चलिए कीवी खाइए, डीवी को याद रखिए, कीवी डीवी, डीवी कीवी, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं भाई। ट्रिक होती है अपनी अपनी बनाने की, ठीक है, और उस ट्रिक पे आप काम करेंगे ना, थोड़ा सा अपने आप को कह सकते हैं कि कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, सो हो जाएगा पेपर। बहुत बड़ी बात नहीं होती, ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ईजी रहता है पेपर सोल्व करना अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किसी भी शारीरिक क्रिया या खेल से पहले मांसपेशियों के अनुकूलन के लिए किया जाता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। क्या करेंगे भाई आप खेल से पहले मांसपेशियों के अनुकूलन के लिए, अडोप्टेशन के लिए क्या करते हैं कि आप उन एक्टिविटीज को अडॉप्ट कर पाएं, अच्छे से कर पाएं, परफॉर्म कर पाएं। सो व्हाट यू विल परफॉर्म बिफोर द एक्टिविटीज। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट, बिल्कुल यहां पर वार्म अप आप करते हैं, और वार्म अप का मतलब भी आप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मसल्स और बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता या कठिन शारीरिक श्रम के पश्चात शरीर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए क्या किया जाता है। पश्चात मीन्स आपने कोई भी एक्टिविटी की प्रतियोगिता के बाद, ठीक है, आप कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं, कौन सी तरीका अपनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं सामान्य अवस्था में लाने के लिए। ईजी रहेगा भाई। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन है ना आपसे बिल्कुल ऐसे तरीके से पूछे गए हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए भाई, इसको कहा जाएगा लिम्बरिंग डाउन, ठीक है, शिथिल होना। और लिम्बरिंग डाउन का मतलब होता है टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मसल्स और बॉडी, ठीक है, मींस मांसपेशियों और शरीर का तापक्रम है वो नीचे करना, ठीक है, इसको कहा जाता है लिम्बरिंग डाउन। और लिम्बरिंग डाउन जो आपकी की जाती है वो एक्टिव और पैसिव मेथड इसमें रहता है, और इसके साथ में जो आपकी वार्म अप की जाती है वो भी आपकी एक्टिव और पैसिव मेथड से की जाती है। इन चीजों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट और वसा का ब्रेकडाउन किया जाता है जिसे शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ठीक है, जिसमें आपकी कार्बोहाइड्रेट है, वसा का आप ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है, और उसमें आपकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है। तो कौन सी क्रियाएं होती हैं। देखिए, ऑक्सीजन को इनटेक करना मींस व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एक्सरसाइज ऑन दैट टाइम यू हैव नीड ऑक्सीजन, एंड व्हेन यू वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हाट विल बी कॉल, उसको क्या कहा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। सो बिल्कुल यार, एरोबिक क्रियाएं होती हैं जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एनारोबिक वो होती है जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग आपकी एंडोरेंस और स्ट्रेंथ को बनाने के लिए है, और वेट ट्रेनिंग है आपके स्ट्रेंथ को डेवलप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है। मीन्स यहां पर आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती। चलिए भाई, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अंदर राइट आंसर क्लिक कीजिए। भाई एरोबिक क्रिया नहीं है, सो ये है आपकी परिधि प्रशिक्षण, इसको कहा जाता है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग आपको वही याद होगी, वो सर्किट ट्रेनिंग या फिर जो सर्कल के अंदर है, या फिर कह सकते हैं कि जिसमें आपकी 1 बाय 1 आपकी की जाती है। यहाँ पर आपने पुलअप्स निकाले, यहाँ पर आपने सिटअप्स निकाले, यहाँ पर आपने बेंच प्रेस लगाया, यहाँ पर आपने डंबल एक्सरसाइज की, यहाँ पर आपने कह सकते हैं कि उसमें शटल रन किया, ठीक है, यहाँ पर आपने फिर आपकी लेग प्रेस की, ठीक है। तो ऐसे आपके स्टेशन बनाए जाते हैं, और स्टेशन है वो आपके 8 से 10 भी लिखे जा सकते हैं और 10 से 12 भी, ठीक है, आपने जरूर पढ़ा होगा भाई, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। 8 से 10 नॉर्मली रखे जाते हैं और 10 से 12 भी आप इसमें स्टेशन है अपने एक्सरसाइज के दौरान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कौन सी क्रिया एरोबिक और एनारोबिक दोनों है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिए। भाई आज की सीरीज मेरे हिसाब से तो भाई मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि इतनी धमाकेदार हो आप सभी के लिए कि यहां से आपको बहुत सारा ऐसा मटेरियल मिल जाएगा कि 10 से 15 क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने का मतलब है कि आपने अपने 15% है, 20% है, आपने अपने मार्क्स से कंप्लीट कर लिए। क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पर आपके क्वेश्चन सब बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। अब कुछ साथी बोलेंगे सर आप बोलते बहुत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। साइकिलिंग, ठीक है, साइकिलिंग रहेगा। आप इसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किस एरोबिक क्रिया से शरीर की केवल सामान्य पुष्टि प्राप्त होती है। सामान्य पुष्टि का मतलब है एक आपकी जनरल फिटनेस है आएगी, ठीक है। कौन सी ऐसी एरोबिक क्रिया रहेगी। चलिए चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कौन सी
एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है, मनोरंजन जिसमें हो जाए। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं। मनोरंजन, चलिए 4 ऑप्शंस में से राइट हो जाएगा तालबद्ध व्यायाम। तालबद्ध मींस जिसके अंदर है रिदम हो। रिदम में आपने देखा होगा ना, डांस करते हैं पार्टी में, डीजे पे नाच रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं कि हम जो डांस कर रहे हैं उसके पीछे हमारी फिटनेस भी आ रही है। और अगर आप डेली आधा घंटा मींस आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, रिदमिक एक्सरसाइज करते हैं, एक तो आपका जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है वो भी ज़्यादा इंप्रूव होगी और आपकी जो फिटनेस लेवल है वो भी आता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि उस विशेष व्यायाम को क्या कहते हैं जो डंबल आदि की सहायता से मांसपेशी विशेष को शक्तिशाली बनाते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, डंबल इसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है, इसकी सहायता से मांसपेशी विशेष को हम शक्तिशाली बनाते हैं। मीन्स स्पेसिफिक यहाँ पर रहेगा, परिधि कहा जाएगा या फिर उसको जॉगिंग कहा जाएगा, साइकिलिंग कहा जाएगा या फिर भार प्रशिक्षण कहा जाएगा। देखिए डंबल किस में यूज़ करते हैं भाई, बिल्कुल अब डंबल का आपको अगर पता चल गया ना तो बिल्कुल इसको वेट ट्रेनिंग कहेंगे, जिसके अंदर ना आप है ना डंबल यूज़ करते हैं ना, डंबल ये वाले डंबल होंगे, ठीक है। आप उस डंबल को बीच में से पकड़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। और स्पेसिफिक मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वेट ट्रेनिंग की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधि प्रशिक्षण विधि सर्किट ट्रेनिंग मेथड के प्रतिपादक कौन है? चलिए सर्किट ट्रेनिंग, अब मैं बताने वाला था कि सर्किट ट्रेनिंग है ना कब बनाई गई है। अच्छा हुआ कि क्वेश्चन है नीचे इसी से रिलेटेड बना हुआ है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट यहाँ पर हो जाएगा मॉर्गन और एडमसन, इंग्लैंड के अंदर ये बनाई गई थी। अब चलिए क्वेश्चन ये है कि प्रशिक्षण विधि ना कब बनाई गई है, किस वर्ष अस्तित्व में आई? अब मैं बताने वाला था, शुक्र है यहाँ पे एक क्वेश्चन। चलिए बड़ी खुशी होती है यार जब कंपटीशन होता है, और एक मतलब मुझे एक अलग से खुशी मिलती है जब मैं आप सभी के लिए वीडियोस लेके आता हूँ। अब कुछ साथी बोलेंगे सर रहने दो, पैसा बहुत कमाते हो ना, इसी वजह से। भाई एक्चुअल में सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ना अभी डेली वीडियो डाल रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ज़्यादा नहीं 1000 रुपये से लेकर, ठीक है, डेली वीडियो डाल रहा हूँ तो मंथली, ठीक है, 1000 से लेकर 2000 रुपये बन रहे होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनते। और कुछ साथी ये सोचते होंगे कि भाई 1 से 2000 रुपये अरे बहुत हो गए। भाई इतना तो डेटा आप सभी के लिए वीडियोस तैयार करने में भी टाइम लग जाता है, ठीक है। सो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा काम सिर्फ इतना ही है। देखिए यार फिजिकल एजुकेशन के बारे में जो लोगों की एक थिंकिंग बनी हुई है ना, अरे फिजिकल एजुकेशन इज जस्ट लाइक सब्जेक्ट, बच्चे एम ही पास हो जाएंगे। अरे उनको बताओ फिजिकल एजुकेशन तुम्हारे सब्जेक्ट की भी माँ है, जननी है। यहीं से आप पैदा होते हो, यहीं पे आप एक्टिविटीज़ करते हो, और ये एक्टिविटीज़ व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दिस इज द कॉल फिजिकल एजुकेशन। ये चीज़ें बताओ यार, सिखा दो सबको कि फिजिकल एजुकेशनिस्ट क्या होते हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा जो परिधि प्रशिक्षण है, यह आपका 1957 के अंदर अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरमाना रक्त के तापमान को बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं, किसका कथन है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा डेवरिस, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यायाम सामान्यतः या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते उन्हें क्या कहा जाता है? भाई आप ना मान लो कि दीवार को धक्का लगा रहे हो, एक सबसे बढ़िया एग्जांपल। अब ये बोल रहा है कि सामान्यतः या तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, ठीक है, और या फिर उनका एक्सरसाइज का आपको आपकी बॉडी पे डायरेक्ट है प्रभाव नहीं दिखाई देता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? मीन्स जैसे आपने दीवार को धक्का दिया, आपको पता भी नहीं चलता कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। चलिए हिंट मिल गया यार, बिल्कुल आइसोमेट्रिक। और आइसोमेट्रिक का मैंने कई बार बताया है ना, आइसो का मतलब होता है सेम, सेम का मतलब है समान, ठीक है, सेम, ये सेम वाला मीन्स सम रहेगा, ठीक है। और मीट्रिक, मीट्रिक का मतलब होता है यहाँ पे मीट्रिक जो लिखा हो ना, आइसो मतलब सेम मीन्स वैसी की वैसी रहेगी, मीट्रिक का मतलब है लेंथ, लेंथ मीन्स वहाँ पर लंबाई, ठीक है, मीन्स जहाँ पर लेंथ में कोई चेंज ना हो,
बदलाव ना आए, उसको हम आइसोमेट्रिक कहेंगे। अब ये दीवार में आप जब धक्का लगाते हैं तो ना तो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर आपने किसी को बोल दिया ना कि मैं काम कर रहा हूँ, दीवार को धक्का लगा रहा हूँ, अरे वो बोलेगा यार काम तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप खड़े हो, लेकिन उसको क्या पता कि जोर लग रहा है भाई, यहाँ पर भी उसका प्रेशर आ रहा है। ठीक है, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और टोनिक का मतलब होता है जो आपने एक काम करने के लिए एक एंगल बनाया है, वो एंगल आपका बार बार यूज हो रहा है। मींस आप एक डिग्री पे एंगल है वो बार बार आपका काम कर रहा है। जैसे आपने डंबल लगाए हैं, ठीक है, या फिर आप जॉगिंग करते हैं, आप रनिंग करते हैं ऑन द स्पॉट, ठीक है, तो आइसोटोनिक का एग्जांपल है, क्योंकि आपके पांव की बार बार उसी फ्रीक्वेंसी पर, उसी रेंज ऑफ जॉइंट्स पे आपकी मूवमेंट होती है। ठीक है, आइसोकाइनेटिक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आइसो का मतलब होता है सेम, और काइनेटिक क्या है, ये दोनों ही आइसोटोनिक और मेट्रिक का मिक्सचर है। ठीक है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं जितनी भी आपकी मशीन्स पे एक्सरसाइजेज होती हैं, अब देखिए जब भी आप मशीन्स पे एक्सरसाइजेज करेंगे, आपकी बॉडी का कुछ पार्ट तो है वो आपका स्टैटिक पोजीशन में रहता है, और कुछ एक पार्ट के अंदर है ना आपकी एक रिदम बनी हुई होती है, और आप एक्सरसाइज करते हैं। सो ये सभी जितनी भी मशीन्स है ना, ये सारी की सारी आइसोकाइनेटिक बेस्ड पे रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भाई मेरे हिसाब से तो मैं आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोमेट्रिक जो आपके स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए जो मेथड्स है ना, इनका मैं इससे ज्यादा कह सकते हैं कि जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भाई किसी वीडियो में अलग से करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जिस व्यायाम में सामान्यतः गतियां प्रत्यक्ष रूप से, अब देखिए गति प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई पड़ती है, मींस कोई मूवमेंट है, किसी एंगल पे कोई मूवमेंट हो रही है और वो मूवमेंट आपको साफ दिखाई दे रही है। डंबल्स है, आप बार बार डंबल लगा रहे हैं, ठीक है, उस डंबल को आप उठा रहे हैं अपने हाथ से, ठीक है, और आपकी जो मसल्स है ना वो बार बार छोटी बड़ी हो रही है, लेंथ है चेंज हो रही है। सो ये कौन सा हो गया भाई, ये आपकी आइसोटोनिक का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो आइसोटोनिक आपका ऑप्शन सी यहां पर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं। भाई इससे इजी, चलिए यार अब तो आप बोलोगे सर बम्पर, भाई अगर है ना सही तो भाई इसी बात पे लाइक जरूर कर देना, और फिर मैं बोलूंगा लाइक नहीं किया तो मेरी कसम, है ना, नहीं वो आपकी मर्जी यार, डिसलाइक भी कर सकती है, इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तक यार बस वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्वेश्चंस पहुंचने चाहिए, आपकी तैयारी हो जाए, इससे बड़ी मेरे लिए खुशी कोई नहीं है। जब आप में से कोई कॉल करके मुझे बताता ना, व्हाट्सअप मैसेज आता है या फिर कमेंट आता है कि सर मेरा इतना स्कोर रहा और मेरा सिलेक्शन हो गया, यार बड़ी खुशी मिलती है दिल को। चलिए सो यहाँ पर राइट रहेगा आपका आइसोकाइनेटिक व्यायाम, इसको हम कहते हैं। ठीक है, जब भी आपके आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक का मिश्रित रूप देखा जाएगा। आइसोकाइनेटिक व्यायामों की खोज किसने और कब की थी। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर। चलिए बता दूं, चलिए जे और पेरिन। ठीक है, जे पेरिन 1968, और 1968 मैक्सिको ओलंपिक, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, मैक्सिको ओलंपिक 1968 ऐसे याद रह जाएगा ना, दो चीजें हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है। आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है, दीवार को धक्का लगाना आइसोमेट्रिक है। एक ही जगह पर आप वेट लेके खड़े हैं, मींस जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार जो वेट लिफ्टर है वो वेट को जब ऊपर उठा लेते हैं, मींस हेड से ओवर चला जाता है वेट, और उसको वो कंट्रोल करके रखते हैं, तो आइसोमेट्रिक सिचुएशन होती है। लेकिन एक ही स्थान पर आप क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, दौड़ रहे हैं, और आपका यहां पर चलिए ये एक बंदा हो गया, ये दौड़ने की कोशिश कर रहा है, इसका एक हाथ आगे है, ठीक है, एक हाथ ये हो गया और एक हाथ ये पीछे है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, बार बार एक ही स्थान पर दौड़ रहा है। ठीक है, आगे पीछे पांव चल रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये एक ही स्थान पर मूवमेंट हो रही है, तो ये आइसोमेट्रिक का एग्जांपल नहीं है। लेकिन वो एक स्थान पे कर रहा है, आप ऐसे बोलेंगे ना, लेकिन उसकी मूवमेंट है वहां पर, आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ठीक है, जो पांव की मूवमेंट होगी वो आपको दिखाई देगी। इससे इजी तरीका नहीं होगा समझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। आइसोटोनिक मींस बात कर रहा है, देखिए अब यहाँ पर भार प्रशिक्षण है, वेट ट्रेनिंग हो रही है, आइसोटोनिक है। ठीक है, कूद रहे हैं, मूवमेंट दिखाई दी, आपका आइसोटोनिक है। ठीक है, मेडिसिन बॉल के साथ में आप एक्सरसाइज करते हैं, दिखाई दे रही है, आपकी आइसोटोनिक है। और आप दीवार को आप धकेल रहे हैं, भाई क्या आप दीवार को धकेल रहे हैं और दीवार अपनी जगह से मूवमेंट नहीं कर रही है, ना आपके अंदर कोई मूवमेंट दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर कौन सा होगा आपका, दीवार को धकेलना, ये आइसोटोनिक का एग्जाम्पल नहीं है, ये आइसोमेट्रिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यायाम को प्रयोग
नाव खेना, रोइंग और तैरना, स्विमिंग आदि पानी के खेलों में किया जाता है। कौन सा यहाँ पर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने का तरीका आपको दिखाई देगा? देखिए, आइसोमोटरिक है, आइसोटोनिक है, आइसोकाइनेटिक है, ये आपके स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए तरीके हैं, ठीक है, मेथड्स हैं, ये भी आप याद रखिएगा। सो यहाँ पर जब भी आप स्विमिंग वाले हैं, मीन्स पानी वाला कोई भी आपको खेल आप कर रहे हैं ना, तो उसमें कौन सा मेथड आपको दिखाई देगा, कौन सी आप एक्सरसाइजेस दिखाई देगी? चलिए भाई, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो आपने गलत क्लिक नहीं किया होगा, आई होप। चलिए मैं राइट बता देता हूँ। सो इसको कहेंगे हम आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। मशीन्स, भाई याद रखना, एक चीज बता रहा हूं, आज बार बार नहीं बताऊंगा। मशीन, आप जितनी भी मशीनों पे एक्सरसाइजेस करते हैं, जितनी भी आपकी आजकल की जो मशीन्स आई है, इंस्ट्रूमेंट मशीन्स जिस पे आप एक्सरसाइज करते हैं, प्लस में जितने भी पानी वाले खेल आपके दिखाई दे रहे हैं, साइकिलिंग है, ये आइसोकाइनेटिक का एग्जाम्पल रहती है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि क्या है? सहन क्षमता, एंड्योरेंस बढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी रहेगी? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। भाई बिल्कुल, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का मतलब है जिसके अंदर आप ना निरंतर काम करते रहें, कोई भी आप आराम ना लें। हाँ, लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान में रखी जाती है, जो आपकी निरंतर आप कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का यूज करते हैं, इसमें जो आपकी हार्ट बीट है ना, वो 120 से लेके 140 के बीच में रखी जाती है। मीन्स ना तो आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया रखना होता है कि 120 से लेके 140 आपके बीच में रहेगी। अगर 140 से अबाउ जा रही है, 140 से, किससे भाई? 140 से 180 आपकी जा रही है, या 180 के बियॉन्ड जा रही है, सो इसको हम कहेंगे इसको कहेंगे हम कौन सी? इसको कहेंगे हम एरोबिक एक्सरसाइजेस। क्या कहेंगे? एनारोबिक एक्सरसाइजेस। क्या कहेंगे? एनारोबिक। और यहां पर आप कॉन्टिन्यूअस जब मेथड यूज करते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, आपकी जो हार्ट बीट है कम आ रही है। अब यहां पर आपकी हार्ट बीट है एक नॉर्मल, एक पेस में चल रही है, सो इसको हम कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं। और जो ये वाली मैंने 180 से 140 के बीच में जा रही है, इसको आप क्या करते हैं, फिर इंटरवल मेथड में यूज करते हैं। इंटरवल मेथड में क्या होगा कि आपकी ना हार्ट बीट है 180 से अबव चली गई, तो आप अपनी हार्ट बीट को नीचे लेके आएंगे। और नीचे कितना लेके आना होता है आपको? 120 से 140 लेके आएंगे, ठीक है, इंटरवल के अंदर। और जैसे ही आपकी 120 से 140 के बीच में आती है, आप दोबारा से उस बंदे को या फिर उस एथलीट को रिपीटेशन के लिए बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। मींस इसमें आपका ना रिकवरी और टास्क प्रिंसिपल पे इस पर काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस कंट्री किस प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? क्रॉस कंट्री किस प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। और भाई अगर आप ना क्रॉस कंट्री कर रहे हैं, क्रॉस कंट्री के अंदर आपने सुना हुआ कि 12 किलोमीटर की ना रनिंग करनी पड़ती है ना, ऐसा कुछ सुना हुआ है? हाँ बिल्कुल। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा, टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चंस को ऐसे क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि आप ना दोबारा जो चीज़ें आज बता दी ना, कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। चलिए, सो राइट रहेगा यहाँ पर आपका निरंतर प्रशिक्षण मेथड, ठीक है, मींस यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड हम इसको कहेंगे। अब एक चीज याद रखना भाई, जो क्रॉस कंट्री नाम सुना होगा ना, क्रॉस कंट्री रेसेस भी आपने सुनी होगी, तो भाई क्रॉस कंट्री जो 12 किलोमीटर की होती थी, एक याद रखना, अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स का रूल आ गया है कि जो क्रॉस कंट्री होगी वो मैन हो या फिर वीमेन हो, इनके लिए 10 किलोमीटर की रहेगी। कितनी होगी भाई? अभी ये 10 किलोमीटर की होगी। लेकिन इंडिया के अंदर मैं अभी भी बता रहा हूँ, कई जगह पे आपकी है, यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी हमने देखा है क्रॉस कंट्री 12 किलोमीटर की रखी जाती है, लेकिन भाई अभी लेटेस्ट रूल के अकॉर्डिंग है 10 किलोमीटर की हो गई है। अब दूसरा एक और चीज याद रख लीजिएगा कि क्रॉस कंट्री कभी भी सीधी रोड रनिंग नहीं होती। क्या भाई? क्रॉस कंट्री रोड रनिंग नहीं होती कभी भी, ध्यान से सुन लीजिएगा क्या होता है। अब क्रॉस कंट्री के अंदर मैं थोड़ा सा आपको विद एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए भाई, ये मैंने एक पाथ बना दिया, ये एक पाथ बना हुआ है, इस पाथ के ऊपर आप देखेंगे कि या तो ऊबड़ खाबड़ एरिया आएगा, ठीक है, कच्चा भी रास्ता आएगा, ठीक है, इसके साथ में सैंड भी हो सकती है, मड भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई खेती बाड़ी वाला एरिया, ठीक है, खेती बाड़ी वाला एरिया मीन्स कोई घास की फील्ड है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो फार्मिंग फील्ड है उसमें से भी एरिया है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है क्रॉस कंट्री का एरिया,
ठीक है, जिसमें क्रॉस कंट्री हम जिसको बोलते हैं। और क्रॉस कंट्री का आपका कह सकते हैं कि जो रिकॉर्ड है ना वो एक तरह से अलग ही रहता है, ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड और इसमें काउंट नहीं किया जाता। कुछ इस तरह के रूल्स है, कभी उस पर भी मैं बात करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली रूल्स होते हैं, इंटरप्रिटेशंस ऑफ रूल्स भी बहुत ज़्यादा रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए इसका मैंने बता दिया कि क्रॉस कंट्री है वो किस प्रशिक्षण की है, तो ये आपकी निरंतर प्रशिक्षण की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल प्रशिक्षण विधि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का प्रतिपादन किसने किया है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, यहां पर है ना, इस क्वेश्चन का मैं एक और क्वेश्चन बनाऊंगा और ये आप सभी के लिए छोड़ूंगा। चलिए ये तो हमें बताना ही बताना है कि ये इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, ठीक है, किसने प्रतिपादित किया, तो ये किया था बिकिला ने। चलिए भाई, अरे यार इससे रिलेटेड मैं आपको देने वाला था, मैं ये पूछने वाला था आपसे कि जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है ना वो किस सन में बनाया गया, ये यहाँ पर क्वेश्चन में डाल दिया यार। चलिए कोई बात नहीं यार बम्पर क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया। चलिए राइट हो जाएगा 1920। मैं क्वेश्चन देने वाला था क्योंकि यार देखिए, अब देखिए बिकिला, मैं इस वजह से नहीं दे रहा था कि बिकिला ऐसे फटाफट से, भाई 1920 से आप क्या क्या चीजें याद कर सकते हैं। 1920 एटम वर्प ओलंपिक, ठीक है, 1920 में भारत के अनऑफिशियल का मतलब है अनौपचारिक तौर पर 6 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। 1920 का ही एटम वर्प ओलंपिक जिसमें शपथ है वो पहली बार ली गई है, ठीक है, शपथ लिख दिया, शपथ है वो पहली बार ली गई है, ओथ टेकिंग, ठीक है। 1920 में ही आपका जो फ्लैग है वो फहराया गया है, जिसके अंदर आपके 5 छल्ले वाला है ना, बापूजी गड्डी ओ लेनी, जैसे 4 चूड़ियां लगी नहीं, लेकिन यहाँ पर तो 5 छल्ले बनाए हुए हैं भाई, इस चीज को याद रखना, 5 छल्ले यहाँ पर है, ठीक है, अलग अलग रंग के हैं ये भी चीज, ठीक है। और इसके साथ में एक चीज और याद रख सकते हैं कि 1920 का जो एटम वर्प ओलंपिक है वो भारत के लिए अनऑफिशियल तौर पर रहा, और यहीं से वो प्रयास किए गए सर दोराबजी जमशेदजी टाटा के द्वारा कि भारत को ना मान्यता मिले, और इसी उद्देश्य से 1924 के अंदर ना भारतीय ओलंपिक काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है, भारतीय ओलंपिक परिषद बनाया गया था, और उस परिषद को मान्यता नहीं मिली। फिर 1927 में मान्यता मिली, और 1928 में आधिकारिक तौर पर एक एसोसिएशन के द्वारा 1927 की जो फेडरेशन बनी थी हमारी, एसोसिएशन बनी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ। इस संघ के थ्रू आपकी आधिकारिक तौर पर 1928 में हमारी हॉकी की टीम ने पार्टिसिपेट किया। भाई इतना बताने के बाद में तो बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए 1920 का याद रह गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 76। इसके बाद में हमारे थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, इनको भी करेंगे। कौन सी प्रशिक्षण विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति और फिर प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर कार्य करती है? मींस यहाँ पर आप क्या करेंगे, ट्रायल और आपकी साथ में रेस्ट, ठीक है, रिकवरी और आपका यहाँ पर टास्क इसको कहिएगा, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, और जहाँ किस पे कर दिया, जहाँ पर आप क्या करते हैं, आप एफर्ट्स लगाते हैं, एफर्ट और रिकवरी। एफर्ट और रिकवरी कहाँ पे होती है आपकी, ये होती है आपकी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में। किस में होती है भाई, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, जिसमें आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने वहाँ पर हार्ट बीट का आपको एग्जाम्पल दिया था। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड किस देश की देन है? फार्टलेग ट्रेनिंग 1937, बनाने वाले गोस्टा होल्मर, ठीक है, क्या नाम है भाई, गोस्टा होल्मर, ठीक है, होल्मर ऐसे नाम लिखा हुआ इसका, गोस्टा होल्मर। चलिए भाई किस देश की देन है? चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर स्वीडन। स्वीडिश वर्ड है फार्टलेग, और जिसका मतलब निकलता है स्पीड प्ले, ठीक है। फार्टलेग का मतलब क्या, स्पीड प्ले, मींस आपकी चेंज इन द स्पीड और वेरिएशन इन द स्पीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजियम का भार कितना होता है? लेजियम आपने जरूर देखा होगा ना, लेजियम। सो लेजियम का भार कितना रहेगा? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिए भाई, इसमें बताने वाली कुछ नहीं रहेगी, बस आपको याद रखना, ठीक है। लेजियम सो लगभग है आपका 1 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजियम के हैंडल की लंबाई कितनी होती है? लेजियम भाई स्कूल में ना जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है,
देखना अपने स्कूल में आपने अगर आप कहीं पे पढ़ाते हैं सो वहाँ पे आपने ज़रूर देखा होगा, लेजियम होते हैं, ठीक है, टीपरी होती है, ठीक है, डंबल्स होते हैं। सो ये ज़रूरी है। रिंग्स वगैरह भी आपकी इस्तेमाल की जाती है, अम्ब्रेला एक्सरसाइज है, बैम्बू एक्सरसाइज भी है, ठीक है। तो भाई बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, आप बच्चों को करवा सकते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 15 से 18 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 80 नंबर। लेजियम चेन के बीच कितनी लंबी छड़ लगी होती है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। आई होप कि टाइम आपको सफिशिएंट मिल रहा होगा। सो राइट हो जाएगा 5 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजियम की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? मीन्स कितनी आपकी लेजियम की आप है ना वहां पर फेजेस बनवा सकते हैं। सो राइट रहेगा आपका 12, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लेजियम की नहीं है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो राइट हो जाएगा यहां पर जानतिक, ठीक है। बाकी याद ये रखिएगा 4 आवाज, ठीक है, पीछे फलांग और पवित्र है, ये आपकी लेजियम की अवस्थाएं इसमें रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंबल शब्द का अर्थ क्या है? डंबल शब्द का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन। चलिए, डम और बल मीन्स कोई ऐसी चीज जिसके 2 सिरे हों और वो 2 सिरे किसी चीज से बंधे हुए हों, उसको कहा जाता है डंबल, ठीक है। सो ये हो गया आपका 2 सिरा भार, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से आरंभ हुआ था, कहां पर हुआ है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस में से राइट रहेगा यहां पर जो आपका वेस्टर्न कंट्रीज है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। टीपरी का प्रयोग मुख्यतः कहां किया जाता है? टीपरी। सो राइट हो जाएगा मथुरा और ब्रज। तो भाई मथुरा और जो ब्रज से हमारे साथी हैं उनको तो पता ही होगा टीपरी कैसी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपरी किसकी बनी होती है? चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा बांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपरी की लंबाई कितनी होती है? सो राइट रहेगा 15 से 18 इंच, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपरी के डंडे की मोटाई कितनी होती है? भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और पीटीआई मींस फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, शारीरिक शिक्षक अनुदेशक, है ना। सो भाई ये तो इसको पता होना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चों में जो मास पीटी एक्सरसाइज है, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज है और फ्री हैंड एक्सरसाइजेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा करवाई जाती है। और विद अपरेटस भाई जितनी भी टीपरी, लेजियम, ठीक है, डंबल हम इसको कहते हैं ना, ये अपरेटस इनको कहा जाता है। इस चीज़ को भी याद रखना। सो क्वेश्चन भाई बहुत सारे बनते हैं फिजिकल एजुकेशन में, कहाँ से क्या पूछ लिया जाए कोई भी कुछ नहीं कह सकता। सो राइट हो जाएगा 20 से 25 mm की मोटाई होती है, ठीक है, जो टीपरी का डंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपरी का भार कितना रहता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट रहेगा यहाँ पर 100 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रतियोगिता की किस पद्धति में एक बार हार जाने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है? चलिए यहाँ पर है ना, अब हम जो हमारे टूर्नामेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन करेंगे। एक बार हार जाने पर टीम है ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी, किस में होता है आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा नॉकआउट पद्धति। जी हाँ, अगर आप हार गए तो बाहर हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी आपके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकआउट पद्धति कितने प्रकार की होती है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। नॉकआउट कितने प्रकार की रहेगी? चलिए भाई इसका थोड़ा सा मुझे सस्पेंस है, लेकिन नॉकआउट है वो 2 तरह की सुनी यार, सिंगल नॉकआउट और डबल नॉकआउट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है ना इसमें 5 बता रखा है भाई। चलिए इसके बारे में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नॉकआउट पद्धति का प्रकार नहीं है?
अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। नॉकआउट है ना, 5 बता रखी है, ठीक है, 5 प्रकार की होती है भाई। सिंगल लीग और डबल, सॉरी सिंगल नॉकआउट और डबल नॉकआउट तो जरूर सुना हुआ, ठीक है। इसमें कॉन्सोलेशन, हाँ भाई कॉन्सोलेशन की भी रहती है, सांत्वना पुरस्कार के लिए भी निकाला जाता है, ठीक है। इसमें आपका वैगनाल वाइल्ड पद्धति भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। सिंगल नॉकआउट भी है, पिरामिड नहीं रहता है ना, पिरामिड इसमें नहीं है भाई। सो पिरामिड है ना, पिरामिड आपका इसमें रहेगा, ये चैलेंज प्रतियोगिता इसको कहा जाता है, ठीक है, चैलेंज के नाम से भी। और चैलेंज वाली जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें आप ना कुश्ती को रख सकते हैं, ठीक है, कुश्ती है, ठीक है, बैडमिंटन जो है, और आपका कह सकते हैं कि इसके साथ में जो टेनिस के गेम्स होते हैं, ठीक है, टेनिस है, ठीक है, आपके ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल मीन्स जहाँ पर है ना कोई भी कॉम्बैट वाला गेम है, ठीक है, तो वो चैलेंज के आधार पर ही रहता है। आपने जरूर देखा होगा, आपके गांव में अखाड़े जरूर लगते होंगे, ठीक है, मेले वगैरह पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि नॉकआउट पद्धति में कुल मैचों की संख्या जानने का फॉर्मूला क्या है। नॉकआउट पद्धति के अंदर कुल मैचेस का जानने का फॉर्मूला क्या है भाई। मान लीजिए कि आपके पास में ना 15 टीमें आई हुई है, सो 15 टीमों के बीच में नॉकआउट बेसिस पे आप कितने मैच करवाएंगे ऐसे। सो कुल टीम में से आप क्या करेंगे, आप 1 माइनस कर देंगे। सो इसको कहा जाएगा, फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा, इसको कहा जाएगा n-1, ठीक है। सो यहां पर ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा, कुल टीम और उसमें से 1 आप माइनस कर दीजिए। सो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नॉकआउट पद्धति में टीमों की संख्या पावर ऑफ 2, ठीक है, 2, 4, 8, 16 और आगे सो ऑन जो भी रहेगा, तो कितनी बाई देनी पड़ेगी। अगर आपकी टीमों की संख्या, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके सपोज कीजिए कि आपके पास में ना 16 टीमें पहुंच गई, 32 टीमें आ गई, 64 टीमें आ गई, ठीक है, या फिर आपके पास में 8 टीमें आई है, ठीक है, 4 टीमें हैं, सो उसमें बाई कितनी देंगे आप, ये पूछा गया। पावर ऑफ 2 भाई, रूल क्या कहता है आपको यहां पर ध्यान में रखना है। रूल ये कहता है कि अगर टीमें आपकी पावर ऑफ 2 में है, पावर ऑफ 2 का मतलब क्या है, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, ठीक है, इसके बाद में 256। सो ऐसे तो बढ़ते चले जाइए। अगर आपकी टूर्नामेंट्स में टीमें जो आई हैं वो टीमों को आप काउंट करने के बाद में आपके पास में 16 है, 32 है, 64 है, 8 है, 16, ठीक है, आपका 4 है, ये निकल के आता है। सो इट मीन्स आप एक भी बाई नहीं देंगे। और अगर यहां पर आपका सम संख्या में आपकी टीम आई हुई है, सम संख्या का मतलब है जिसमें आपकी 6 भी बन जाएगा, ठीक है, आपका 10 भी बनेगा, आपका 12 भी बनेगा, तो ये क्या है, पावर ऑफ 2 में नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पावर ऑफ 2 में अगर टीमें नहीं है तो बाई दी जाएगी। अब सपोज कीजिए कि आपके पास में टीमें पहुंच गई है 11 टीमें आपके पास में आ गई। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अब 11 से बड़ा पावर ऑफ 2 क्या है, आपके पास में 16 है। सो 16 को आप क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, इसको ऐसे लिखा जाता है, फॉर्मूला मैं बता देता हूं इसको, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। नेक्स्ट पावर ऑफ 2, नेक्स्ट पी ऑफ 2, ठीक है, और माइनस आपको क्या करना है, एन, माइनस एन। एन का मतलब क्या है, जो आपके पास में टीम आई हुई है। सो यहां पे हमने देखा था 11 देखा था। अब देखिए मेरे पास में नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, 16 है। 11 से बड़ा क्या है, 16 है। अब 16 में से मैंने 11 माइनस कर दिया। सो मेरे पास में कितना बचा, 5। सो जो बाई दी जाएगी वो टोटल 5 रहेगी, ठीक है, 5 टीमों को बाई मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाई का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी आपकी एक डमी टीम है, ठीक है, काल्पनिक टीम है जो टूर्नामेंट में है लेकिन खेलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है। भाई सिंपल रहेगा ये तो, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं। देखो किस नॉकआउट के अंदर, ठीक है, दोबारा खेलने का मौका मिलता है पराजित टीम को। मींस सिंगल में तो मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है ना। अब सिंगल में नहीं मिलेगा तो किस में मिलेगा, जहां पे डबल लिखा हो, डबल का मतलब क्या, 2 बार खेलना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सोलेशन प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है। कॉन्सोलेशन, चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा, यहां पर 2 प्रकार की रहेगी, ठीक है, कॉन्सोलेशन में, जिसमें एक तो आप फर्स्ट सेकंड को आप फर्स्ट और सेकंड निकालने के बाद में आप क्या करते हैं, कॉन्सोलेशन में 3rd प्राइज देने की बात करते हैं, ठीक है, या फिर उसमें आप रैंकिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि किस प्रतियोगिता पद्धति में एक टीम को सभी टीमों के साथ खेलना पड़ता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं।
चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर राउंड रॉबिन। भाई राउंड रॉबिन को ही कहा जाता है लीग टूर्नामेंट, और लीग टूर्नामेंट को ही कहा जाता है बर्गर टूर्नामेंट। क्या कहा जाता है भाई? बर्गर टूर्नामेंट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि मिस्टर बर्गर ने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में सिंगल लीग प्रकार में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? आपको बताना है। सिंगल लीग का फॉर्मूला आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। चलिए राइट हो जाएगा इसमें n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको चलिए थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए आपके पास में ना टूर्नामेंट में 8 टीमें आ गई। सो 8 को आप कहाँ पे रखेंगे? n की जगह रखेंगे। चलिए n की जगह रख दिया, ठीक है, 8 मैंने यहाँ पे रखा। उसके बाद में ब्रैकेट शुरू हो गई, फिर n है, सो n हमने यहाँ पे 8 रख दिया, फिर उसमें से एक हमने माइनस करने के लिए यहाँ पे कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे 2 रख दिया। अब इसी चीज़ को पहले सोल्व करेंगे, तो पहले क्या करेंगे? हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अगर आप मैथ जानते हैं तो भी आई थिंक भाई मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है, मैं इस चीज़ के लिए आपको बता दूँ, ठीक है, सॉरी मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। सो यहाँ पे ना देखो हमने ना ब्रैकेट को पहले ओपन किया, तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा? हमारे पास में 8 था, ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन किया तो यहाँ पे -1 हो गया, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो ये मल्टीप्लाई होगा ना। सो मल्टीप्लाई होने के बाद में कितना होगा? 8 7 जा कितना हो गया? 56 हुआ ना, 8 7 56। चलिए, और अब हम ना इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे मीन्स भाग करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ गया? 28, ठीक है। तो 28 मैचेस होंगे 8 टीमों के बीच में, याद रखना, ठीक है। इस तरह से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसने बता रखा है कि नोट यहाँ पर प्रदर्शित प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड रॉबिन की डबल लीग पद्धति में कुल मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, जहाँ पे आपने ना 2 से डिवाइड किया था, आपने 2 से डिवाइड नहीं करना। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू एन माइनस वन। सपोज कीजिए वही फॉर्मूला 8 टीमें है, ठीक है, 8 में से हमने फॉर्मूले में रखा, ठीक है, 8 ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए भाई मैंने माइनस का निशान लगा दिया ना, 8 यहाँ पर मैंने, ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर मैं रख रहा हूँ, ठीक है। सो ये ब्रैकेट बंद कर दिया और इसको जब हम ओपन करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो आपके पास में 56 मैचेस आ जाएंगे जब आप डबल लीग टूर्नामेंट को करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या अधिक होने पर उन्हें विभिन्न ग्रुपों में किस पद्धति में बांटा जाता है? भाई अगर आपके पास में प्रतियोगिता के अंदर ना टीमें ज्यादा आ जाए, सो उनको ना ग्रुपों में किस पद्धति के अंदर बांटेंगे? आपको बताना है। क्या मेथड यूज करेंगे? कौन सी यहाँ पर टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे? नॉकआउट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना। सो उनको ना संयुक्त रूप से आप कर सकते हैं। सो संयुक्त का मतलब क्या हो गया भाई? संयुक्त का मतलब है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, है ना। सो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में आप क्या करते हैं? लीग आपकी, ठीक है, लीग मेथड और आप नॉकआउट मेथड का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, ठीक है, लीग कम लीग और नॉकआउट कम नॉकआउट। तो आप कह सकते हैं कि जो संयुक्त प्रतियोगिता ये भी आपकी 4 प्रकार की हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति संयुक्त प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? चलिए अब यहां पर आपको पता भी चल जाएगा कैसे बना हुआ है। मैंने बताया था ना कि लीग और आपका नॉकआउट का ही कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहलाता है। तो चलिए यहां पर देखिए लीग कम नॉकआउट लिखा हुआ है, ठीक है। कम का मतलब है पहले लीग होगी, उसके बाद में नॉकआउट मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है लीग कम लीग, तो ये भी आपका इस्तेमाल किया जाता है। नॉकआउट कम लीग है, ये भी आपका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर जो कॉब वेब टाइप है ये आपका इस्तेमाल नहीं किया जाता कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड टाइप, किंग टाइप और कॉब वेब टाइप पद्धति की प्रतियोगिता पद्धति के प्रकार हैं। कौन सी पद्धति के प्रकार हैं? किंग का मतलब क्या होगा? राजा। राजा का मतलब क्या है? नीचे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, और उसके ऊपर है ना जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ ज्यादा जाएगा मीन्स वहां पर चोटी पे एक राजा बैठा होगा। आपने दरबार वगैरह जरूर देखे हो ना, दरबारियों के। सो दरबारियों के दरबार में होता क्या है? एक राजा बैठा रहता है और इधर आपके कुछ बैठे रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल आगे, बिल्कुल मतलब आगे जनता होती जाएगी, ठीक है। मीन्स राजा के पास में कौन होता है? छोटे छोटे मंत्री रहेंगे। उसके बाद में उनके
कह सकते हैं जो सामंत वगैरह है, उसके बाद में फिर लोग होते हैं, ठीक है, प्रजा होती है। सो ठीक, ये आपकी किंग टाइप रहती है, पिरामिड टाइप है, ठीक है, पिरामिड टाइप का भी यही रहेगा, ठीक है, मीन्स ऊपर एपेक्स में वही पहुंचेगा जो नीचे से लड़ता हुआ ऊपर चला जाएगा, जैसे आपने कुश्ती में देखा होगा ना, ठीक है, बॉक्सिंग में भी ऐसा ही मेथड है। और कॉब वेब टाइप, ठीक है, कॉब वेब टाइप का भी मतलब यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए, ये तो आपके इस्तेमाल किस में होते हैं, चैलेंज प्रतियोगिता के टाइप रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आपके लिए राइट हो जाएगा। भाई इनकी एक्सप्लेनेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टैंडर्ड धावन पथ मीन्स आदर्श धावन पथ माना जाता, कौन सा माना जाएगा, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब भी यही होता है कि जो पूरा है, जिसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि स्टैंडर्ड किसको कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। स्टैंडर्ड का अगर आपने मतलब समझ लिया ना यहाँ पे, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है 400 मीटर का ट्रैक। अब आप बोलेंगे कि सर 400 मीटर के ट्रैक को ही स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है। सो भाई एक चीज़ याद रखना, जब भी आपका ट्रैक मार्क होगा ना, ट्रैक में क्या होती है, 2 कर्व होती है। अब 2 कर्व मिलके आपका एक 400 मीटर की लैप बनाता है। और ध्यान में रखिएगा कि ट्रैक वही स्टैंडर्ड कहा जाएगा जिसके अंदर जितनी भी स्प्रिंट रेसेस है। स्प्रिंट रेसेस किसको कहा जाएगा, स्प्रिंट रेसेस का मतलब है कि वो फ्लैट रेसेस जो एक ही ट्रैक के एक चक्कर में आपकी पूरी हो जाए। और ट्रैक के एक चक्कर में कौन सी पूरी होती है, आपकी 100 मीटर पूरी हो जाएगी, 200 मीटर पूरी हो जाएगी और 400 मीटर पूरी हो जाएगी। भाई मैं फ्लैट की बात कर रहा हूं। फ्लैट का मतलब है जिसके बीच में कोई भी आपका ऑब्स्ट्रक्शंस आपको नहीं दिया जाता। जैसे कि आप हर्डल दौड़ते हैं तो आपको हर्डल दौड़ना पड़ेगा, ठीक है, उसमें बाधाएं होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करते हैं, 100 मीटर स्ट्रेट दौड़ते हैं, ठीक है, 200 मीटर में एक कर्व आपकी रहती है और 400 मीटर में आप एक लैप, एक चक्कर पूरा करते हैं। सो ये जहां पर आपको ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड ट्रैक उसी को कहा जाता है जिसमें आपकी 400 मीटर तक की रेस जितनी भी हैं, ठीक है, फ्लैट रेसेज है, 100 है, 200 है, 400 है, स्प्रिंट रेसेज है, वो एक ही लैप में पूरी हो जाए, उसको हम स्टैंडर्ड ट्रैक कहते हैं, ठीक है। और अगर आप 200 मीटर के ट्रैक को स्टैंडर्ड कहेंगे तो बिल्कुल आपका 400 मीटर की जो रेस है वो 200 मीटर में 2 लैप लगानी पड़ेगी, इसलिए इसको स्टैंडर्ड नहीं कहा जाता, ठीक है। लेकिन इंडोर में 200 मीटर का ट्रैक होता है, भाई याद रखिएगा, स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आदर्श धावन पथ 400 मीटर की स्ट्रेट कितनी होती है। भाई यहां पर आपको एक चीज और क्लैरिफाई कर दूंगा, आज के बाद में मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी। आदर्श धावन पथ की स्ट्रेट कितनी होती है, यहां पर क्वेश्चन में यह पूछा गया है। सो यहां पर देखिए सुटेबल आंसर मैं बता रहा हूं आपको कितनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद में इसको क्लैरिफाई करूंगा। ये बोला कि लगभग 80 मीटर है। अब एक इस चीज को समझ लीजिएगा कि 80 मीटर है ना, लगभग मानी गई, इसमें लगभग लगा दिया ना, मींस यहां पर इसने वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूल की बात नहीं की है। अब एक चीज बताता हूं आपको कि आप जब भी ट्रैक मार्क करते हैं तो 70 से लेकर और 85 मीटर तक की आप स्ट्रेट रख सकते हैं। क्या 70 से 85 मीटर तक की स्ट्रेट रख सकते हैं, लेकिन जितनी स्ट्रेट छोटी होती चली जाएगी उतनी ही कर्व है वो ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब उसमें स्ट्रेट जो कर्व है ना, कर्व भी थोड़ी सी एक तरह से बैंड नहीं होगी। और जब तक कर्व में बैंड नहीं आएगा, एक स्टैंडर्ड बैंड नहीं होगा, तो उस पर आप कभी भी टर्न नहीं ले पाएंगे और टर्न है वो आपका ईजी नहीं रहेगा। अब जैसे जैसे आप है ना अगर स्ट्रेट लंबी कर दें, स्ट्रेट को अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो कर्व है वो बिल्कुल आपकी यू टाइप की होती चलेगी, ठीक है, जिसको यू टर्न हम बोलते हैं। और जितना ज्यादा खड़ा यू टर्न होगा उसमें प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी डिक्रीज होती है। सो इसीलिए यहां पर तो देखिए लगभग 80 मीटर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो वर्ल्ड एथलेटिक्स की रूल बुक्स की हम बात करें तो स्टैंडर्ड ट्रैक होगा 400 मीटर का, जो स्टैंडर्ड ट्रैक कहा जाता है, उसमें जो स्ट्रेट होती है वो एग्जैक्ट आपकी फिक्स होती है 84.39 मीटर। इस चीज को याद कर लीजिएगा। अब कुछ साथी बोलेंगे सर 84.39 मीटर ही क्यों ली गई। अब भाई एक थोड़ा सा जहां तक मैंने अपना लॉजिक लगाया और जैसा मैंने स्टडी की है एथलेटिक्स को, बिकॉज आई एम फेडरेशन टेक्निकल ऑफिशियल इन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो एक चीज बता दूं, जहां तक मैंने स्टडी की है थोड़ा सा ये रहता है कि जब आप 84.39 मीटर स्ट्रेट लेंगे, सो जो आपके पास में रेडियस आएगा, रेडियस किसके लिए होता है भाई, रेडियस होता है आपकी कर्व को मार्क करने के लिए, ठीक है। सो जो रेडियस आएगा ना आपके पास में निकल के, सो रेडियस जो होगा ये आपका इस स्ट्रेट के साथ में आपका 36.50 का बनेगा, 36.50 का, ठीक है, जिसमें अगर आप है ना इनर बॉर्डर बनाते हैं और इनर बॉर्डर आपका 2 इंच चौड़ा रहता है, ठीक है। चलिए आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आदर्श धावन पथ में कम से कम कितने गलियारे का मतलब है लेन कितनी होनी चाहिए, उसी को स्टैंडर्ड ट्रैक कहा जाएगा। सो राइट की तरफ बढ़ेंगे भाई, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सो राइट हो जाएगा यहां पर 8 भाई, कम से कम 8 लेन होनी चाहिए, उसी को हम स्टैंडर्ड कहेंगे। और आजकल के जो आपके ट्रैक मार्क किए जाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे है, उसमें आपकी 9 से 10 लेन रखी जाती है, ठीक है। इसके बारे में भी कभी रूल्स में इंटरप्रिटेशंस की बात करेंगे। इंटरप्रिटेशंस का मतलब होता है कि इन नियमों को कब और कैसे आपका लागू किया जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि आदर्श धावन पथ में कितने गलियारे की चौड़ाई होती है। अब एक चीज और याद रख लीजिएगा भाई, जहां तक मैंने पढ़ा है कभी भी, चलिए मैं पहले एग्जैक्ट आंसर बता देता हूं। तो राइट हो जाएगा यहां पर जो गलियारा होगा मेन लेन होगी, लेन की जो एग्जैक्ट चौड़ाई रखी जाती है वो रखी जाती है 1.22 मीटर। अब कहीं पे आपने लिखा देखा होगा कि 1.25 से लेके 1.22 मीटर या फिर 1.21 से लेके 1.25 मीटर रखी जाती है। सो भाई एग्जैक्ट तो होती है आपकी 1.22 मीटर, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और कहीं पे आपने लिखा देखा होगा 1.25 तो वो भी आपका चल जाता है, लेकिन एग्जैक्ट है। वर्ल्ड एथलेटिक्स की रूल बुक्स की हम बात करेंगे, क्योंकि आप जब भी ऑब्जेक्शंस के लिए जाएंगे ना तो आपकी सबूत मांगे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। सो 1.22 मीटर आपने बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि धावन पथ में स्टैगर निकालने का सूत्र कौन सा होता है। भाई ये क्वेश्चन तो याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, अगर आपको पता है तो क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज चलिए मैं आपको राइट बता ही दूंगा इसमें। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, W/N-1 ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद में -10 सेंटीमीटर और उसके बाद में 2 पाई, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला रहता है 400 मीटर में स्टैगर देने के लिए, ठीक है। 400 मीटर का स्टैगर देने के लिए अगर 200 मीटर का स्टैगर देना हो तो हम क्या करेंगे, जो 2 पाई लिखा होना है तो इसमें से हम 2 को निकाल देंगे और पाई हम रखेंगे, ठीक है। ये रहता है फॉर्मूला। चलिए अब इसमें बता रखा है कि W का मतलब होता है गली की चौड़ाई, मीन्स जो लेन होती है ना, लेन की चौड़ाई कितनी होती है, वो रहती है आपकी 1.22 मीटर, ठीक है। 1.22 लेन नंबर, किस लेन का आप स्टैगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम n रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो पाई की वैल्यू है ये रहेगी आपकी, ठीक है, 22/7। तो इसके हिसाब से आप इसमें निकाल सकते हैं। आदर्श धावन पथ के निर्माण की दिशा क्या होनी चाहिए, दिशा क्या होनी चाहिए। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा भाई बताऊंगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी दोस्तों, माफी चाहूंगा इसके लिए, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन आज क्लियर कर दूंगा। आदर्श धावन पथ की निर्माण की दिशा क्या होनी चाहिए। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। चलिए राइट होगा यहां पर आपकी उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए। अब साथी बोलेंगे सर उत्तर से दक्षिण ही क्यों चुनी गई, क्योंकि क्वेश्चन दिमाग में आता है। और भाई जहां तक एथलेटिक्स के बारे में अगर बात करें ना, मैं कोशिश करता हूं कि हर एक चीज को जस्टिफाई किया जाए। सो भाई जहां तक लॉजिक की बात करते हो, एक चीज याद रखिएगा, एक तो इसमें आप है ना सपोज कीजिए कि ये आपकी नॉर्थ साइड है और ये आपकी साउथ है, ठीक है, और ये हो गई आपकी ईस्ट और ये आ गई आपका वेस्ट, सॉरी W लिखना था ना, वेस्ट। अब देखिए अगर आपने ट्रैक ऐसे बनाया है सो कभी भी जो सनलाइट है वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अगर आपने ट्रैक की ये दिशा रख दी तो जब भी आप ऐसे दौड़ेंगे तो सूरज है सामने से आ रहा होगा, ठीक है, वो सनलाइट की इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ आपका सूरज है तो भी आपका इफेक्ट पड़ेगा। तो एक तो ये रहता ही है। दूसरा रहता है कि जो नॉर्थ और जो साउथ पोल है, ठीक है, मीन्स आपके जो ध्रुवीय आपकी दिशाएं हैं, ठीक है, वो आपको नॉर्थ और साउथ में रहती है, इसलिए है। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि जो आप ट्रैक पे राउंड लगाते हैं ना, वो आप क्या करते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज दौड़ते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में होगा क्या कि आप ना राइट साइड में बैंड अपना नहीं लेते, आप लेफ्ट साइड में मुड़ते हैं। और लेफ्ट साइड में जब आपकी कर्व पे आप कोई भी बैंड लेते हैं तो आपका राइट साइड में लेफ्ट साइड में ही आपका जो हार्ट है उसकी थोड़ी सी पोजीशन है इस तरह से होती है कि आपका राइट साइड में लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है। सो इसमें आपका ब्लड का फ्लो अच्छा बनता है, ठीक है। और आप जो टर्न लेते हैं वो आपका लेफ्ट साइड में आपको टर्न लेने में ईजी रहता है। सो दैट ये सारे के सारी जो आप कह सकते हैं कि जो हमारे साइंस है और जो हमारे जो स्पोर्ट्स है उसमें देखिए साइंस का बहुत बड़ा रोल रहता है और उसी के बिहाफ पे ये सारी चीजें फिक्स की गई है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन पथ के अंकन के लिए किस कोण की आवश्यकता पड़ती है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। धावन पथ अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, आपको स्ट्रेट निकालनी है तो आप क्या करते हैं। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं।
सो राइट हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। देखिए 90 डिग्री का एंगल अगर आपको निकालना आता है ना तो आप निकाल सकते हैं। देखिए एक स्ट्रेट है आपके पास में, मान लीजिए कि आपने इमेजिनरी लाइन कोई भी ले ली, सो आपने यहाँ पर एक लंब गिराया, ठीक है, लंब बनाया, ठीक है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाया। एक यहाँ पे आपने, ठीक है, आपने 84.39 ले ली है, ठीक है, एक यहाँ पे आपने एंगल बनाया, यहाँ पे बना दिया, ठीक है, फिर आप इसको मेजर कर लीजिए, आपके पास में हो गया 37 है, ठीक है, सॉरी 36.50 मीटर, ठीक है, आप रेडियस लगा देंगे ऐसे, ठीक है, इस साइड में भी आप लंब गिरा के, ठीक है, तो आपके पास में ये पूरा निकालने के लिए, ठीक है, ट्रैक बनाने के लिए विधि होती है, ठीक है, इसमें आप इसमें 90 डिग्री का एंगल इस्तेमाल करते हैं। भाई कभी अलग से बताऊंगा, बहुत टाइम लगता है यार इसमें समझाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धावन पथ के अंकन की विधि नहीं है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें वर्तुल चाप है, ये आपकी विधि नहीं इस्तेमाल की जाती। बाकी पाइथागोरस का थ्योरम है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, डायगोनल मेथड है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, पूर्ण करना है, ठीक है, आपका इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि धावन पथ की लंबाई निकालने का सूत्र क्या है? धावन पथ की लंबाई निकालने का सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहेगा आज का एक्स्ट्रा। चलिए राइट हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी। देखिए टू रेडियस 2 स्ट्रेट, ठीक है, 2 रेडियस रहेगी आपके पास में, 2 स्ट्रेट रहेंगी, 2 कर्व है, 2 स्ट्रेट रहेंगी, ठीक है, प्लस में आपके पास में जो लेन होती है उस लेन की कितनी चौड़ाई, अब लेन कितनी होगी आपके पास में 8 होगी, ठीक है, और 8 लेन की क्या रहेगी, ठीक है, तो दोनों ही साइड में काउंट करेंगे ना, और लेन की चौड़ाई कितनी है आपकी 1.22 मीटर है, प्लस में इसमें आपका 5 सेंटीमीटर की आपकी जो लेन है, जो लाइन मार्क करते हैं वो भी इंक्लूड करनी पड़ती है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी आपके लिए राइट रहेगा। सो भाई ये थे आज के मेरी तरफ से आप सभी के लिए 110 आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन। कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपके कमेंट का और आपके लाइक वाले बटन का और सब्सक्राइब वाले बटन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल की वीडियो आपके लिए और भी जबरदस्त होने वाली है, तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। स्कोर जरूर बताना यार, बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है।